हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे यार और खूब मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने रेगुलर क्लास में भी पढ़ रहे हैं और जो भी नए बच्चे आ रहे हैं हम लोगों के क्लासेस में उनके लिए हम बैकअप लेक्चर यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और सारे बच्चों के लिए जो भी कोई 11th में गया है उसके लिए यूट्यूब के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जो हमारे कोचिंग क्लासेस में है उनके लिए भी और जो हमारे कोचिंग क्लासेस में नहीं है उनके लिए भी। बच्चों आइए तो उसी सीरीज में हम आज का लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कई सारी चीजें मैं आपको बताता हूं और आप उसको जरा बारीकी से समझिएगा। बेटा हमको अगर जनरल तरीके से कुछ लिखा हो, जैसे अगर हमें लिखा हो Z X A, इस तरह से कोई एलिमेंट लिखा हो तो वहां Z किसके लिए यूज होता है, X किसके लिए यूज होता है और A किसके लिए होता है, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बच्चों यहां जैसे मान लीजिए कि लिखा है सपोज 13 AL 27 आपको लिखा मिल ही जाता है, जैसे आपको लिखा मिल जाता है 6 C 12, जैसे आपको लिखा मिल जाता है 4 BE 9। तो यही मैं आपको बताने वाला हूं कि Z X A, जो Z होता है बच्चों, इस Z का क्या मतलब है जरा देखिएगा। Z इज द एटॉमिक नंबर हियर, Z इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चों वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। बेटा किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट होते वही क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है। और आप जानते हैं कि किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज में, फॉर एनी न्यूट्रल स्पीसीज, किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज में मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब? किसी न्यूट्रल स्पीसीज में। न्यूट्रल स्पीसीज यानी अगर उस पर चार्ज ना हो तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे अंडरस्टूड है कि उसमें उतने ही कौन है? इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों देखिएगा ये जो A है इसको बोलते हैं मास नंबर या समटाइम इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। इसके बारे में मोल कॉन्सेप्ट के पहले लेक्चर में काफी डिटेल से मैंने समझा रखा है, यहाँ मैं उतनी ही बात बोलूंगा जितनी की मुझे जरूरत है। ये होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? उसका एटॉमिक मास। और इसका यूनिट जो होता है वो हो जाता है बेटा AMU, यानी कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय AMU इज द एटॉमिक मास। जैसे एल्यूमिनियम में टोटल सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है 23, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 23 AMU। कार्बन में है 12 तो इसका हो जाएगा 12 AMU। बेरिलियम में है 9 तो इसका हो जाएगा 9 AMU। एक बात जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और मोल में हमने डेराइव भी करा रखा है, 1 एटॉमिक मास यूनिट जिसको शॉर्ट में अपन लिखते हैं 1 AMU, ये जो होता है ये बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के, जो कि होता है मास ऑफ प्रोटॉन। और बच्चों हम जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते हैं, लगभग ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। और इसके बारे में हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बता भी रखा है जहां हमने E/m के बारे में डिस्कशन किया था। अब आप एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी एटम पे जो मास होता है, मास के लिए सिर्फ प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। वाई? अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें तो आता है 1835।
यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन 1835 टाइम ग्रेटर देन होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यहां से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिलेटिवली इतना कम होता है कि जब भी हम किसी स्पीसीज का मास निकालते हैं तो वी कैन नेग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स द contribution of mass of electron in mass of atom is negligible। काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये जानते रहिएगा। और केमिस्ट्री में जब भी हम किसी स्पीसीज का मास निकालेंगे तो हम कतई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करेंगे। उसका रीजन यही है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास से 1835 टाइम ज्यादा होता है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। जब आप दोनों का रेशियो ले लोगे तो यही वैल्यू आएगी। हमने अभी तक कुछ बातें देखी, अब धीरे धीरे हम एक एक बातें और जानना शुरू करते हैं। जैसे अगर मैं इसी में और बात से बोलूं तो जरा देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपसे बोल दूंगा कि अगर हम किसी पे चार्ज को क्रिएट करते हैं तो चार्ज के क्रिएशन के लिए सिर्फ जिम्मेदार पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। मींस फॉर चार्ज ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल। इसको मैं समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर कहीं चार्ज आ रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार पार्टिकल जो है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन है। कैसे, मैं बता देता हूं। जैसे क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये Cl- बन गया, यानी कहीं नेगेटिव चार्ज आया तो ये ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं सोडियम है और इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया सॉरी, और इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। मींस अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बेटा कहीं नेगेटिव चार्ज आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि साइंस में कहीं भी चार्ज के लिए जो जिम्मेदार पार्टिकल है मेरे प्यारे बच्चों वो इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिवली चार्ज होगा और अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। कैसे, क्योंकि आप 10th पास करके आए हैं इसलिए मैं इसे थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं और आप जो है ध्यान से देखें। एक एक चीज मैं आपको खूब अच्छे से बता देता हूं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की तो ये होता है -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और अगर प्यारे बच्चों में बात करूं प्रोटॉन पे चार्ज की तो ये होता है +1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मीन्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन as well as the charge of electron both are equal in magnitude but opposite in sign. The electronic charge is negative and the protonic charge is positive. बच्चों अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए चलो सोडियम ले लेता हूं और सोडियम ले लेता हूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर होता है 23। यानी सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होता है, तो अगर इस पे चार्ज 0 है तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा बच्चों और 12 न्यूट्रॉन होगा। लिख देता हूं थोड़ा न्यूक्लियस बड़ा बना के, और 12 न्यूट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है। न्यूट्रॉन पे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं पाया जाता, यानी चार्ज एसोसिएटेड विथ न्यूट्रॉन ये 0 कूलम होता है। तो ठीक है, अब जरा देखो, मैंने बोला है कि कहीं भी अगर चार्ज आता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ही लेने या देने से आता है। यानी कि चार्ज के क्रिएशन के लिए, चार्ज के जनरेशन के लिए, चार्ज के प्रोडक्शन के लिए जो जिम्मेदार है मुख्य रूप से मेनली वो बेटा कौन है, वो बच्चों इलेक्ट्रॉन है। अब जरा देखो, पहले 11 इलेक्ट्रॉन था तो टोटल चार्ज कितने थे, 11 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जरा देखो, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस लगा दिया। अब जरा देखो, टोटल चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन हो गया और टोटल चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 11 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
अब बच्चों यहाँ जरा देखो, इस पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अगर ये वैल्यू -x आएगी तो बट ऑब्वियस है कि ये वैल्यू +x आएगी। तो जो टोटल चार्ज हो जाएगा बेटा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा आप बताओ, -x + x, ये हो जाएगा 0। अब जरा ध्यान से देखना, यही तो मैं कह रहा हूं कि किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज पे जहां टोटल चार्ज 0 होता है, वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों बेटा हमेशा क्या होते हैं, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। अब आप जरा ध्यान से सुनना, अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तब उसके पास केवल 10 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन प्रोटॉन तो बेटा 11 ही बचेंगे कि नहीं, ठीक है। अब अगर 10 इलेक्ट्रॉन बचे तो 10 इंटू -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ गया, और 11 प्रोटॉन बचे तो 11 इंटू +1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ गया। अब जरा देखो, ये वैल्यू इससे ज्यादा है 1 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, यानी कि अब जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कब, जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, जब उसके पास कितना बचा, केवल 10 इलेक्ट्रॉन बचा और 11 प्रोटॉन। तो जरा इसको जोड़ोगे तो वैल्यू आएगी 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम पे ये +1 दिखाया तो जाता है, लेकिन +1 चार्ज नहीं होता है। वो चार्ज कितना होता है, कहीं लिखा है अगर +1 यानी 1 प्रोटॉन के बराबर उस पे एक्सेस चार्ज है, कहीं लिखा है -1 यानी 1 प्रोटॉन के बराबर उस पे, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर उस पे एक्सेस चार्ज है, कहीं लिखा है +1, इसका मतलब ये नहीं कि उस पे +1 चार्ज है, कहीं लिखा है -1, इसका ये मतलब नहीं है कि उस पे -1 चार्ज है। बेटा अगर +1 है मींस सोडियम हैज excess charge equals to the 1 proton. If somewhere written as a -1, that it means that chlorine has excess charge equals to the charge of the electron. तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि देखिए, जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो उस पे +1 जो दिखाया जाता है, इसका मतलब है उस पे 1 प्रोटॉन के बराबर क्या है बेटा, एक्सेस चार्ज है। तो जरा ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 प्रोटॉन के बराबर एक्सेस चार्ज हो गया, वैसे ही जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर एक्सेस चार्ज हो जाएगा। इसको भी कहो तो दिखा देता हूं, जरा देखो, क्लोरीन को अगर अपन एग्जाम्पल के तौर पे कंसीडर कर ले बच्चों, तो जरा देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर बेटा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 तो क्लोरीन ऐसे लिखा जाता है 17Cl35। अब जरा देखो, अगर एटॉमिक नंबर है 17 तो क्लोरीन के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है दैट इज नथिंग बट 17 प्रोटॉन, एंड इन न्यूट्रल क्लोरीन the total number of electron is also 17 because we know that in any neutral species the total number of proton is always equals to the total number of electron. अब जरा देखो आप, अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस का ले लिया, एक्सेस का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। अब अगर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 17 प्रोटॉन पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 17 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 17 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, 17 इंटू -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे क्योंकि ये जितना पॉजिटिव होगा ये उतना ही निगेटिव होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सेस चार्ज बच जाएगा। यानी इस वक्त इस पे जो टोटल चार्ज होगा वो -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कहीं -1 चार्ज है, इसका मतलब कि -1 चार्ज नहीं है, वो एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। -1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है यानी -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। और अगर कहीं +1 है यानी 1 प्रोटॉन एक्सेस में है, +1 है यानी +1 चार्ज नहीं है, 1 प्रोटॉन के बराबर एक्सेस चार्ज है, और 1 प्रोटॉन के बराबर एक्सेस चार्ज यानी +1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बेटा। अब जरा देखिए कि हमने पीछे देखा था कि किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा या इलेक्ट्रॉन घटेगा। अब जरा देखिए, इसका मतलब हम एक चीज कह सकते हैं कि मास ऑफ एनी स्पीसीज, मास ऑफ एनी स्पीसीज, और जो कि किसकी वजह से होता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ, दैट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स बना लेना अच्छे से,
दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्टिवली 1835 टाइम कम होता है। तो हमने लिखा मास ऑफ एनी स्पीसीज दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज independent from the charge। इसका मैं मतलब समझाता हूं। अगर Na है तो भी इसका मास 23 AMU होगा, और अगर Na प्लस है तो भी इसका मास 23 AMU ही होगा। अगर एल्युमिनियम है, चाहे Al प्लस हो, चाहे Al प्लस 2 हो, चाहे Al प्लस 3 हो, जो उसका एटॉमिक मास होगा, हम जानते हैं कि एटॉमिक मास इज P प्लस N इंटू AMU। अब जरा बताओ, +1 का मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन कम है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम है, या उल्टा बोल दूं, +1 का मतलब 1 प्रोटॉन ज्यादा है, +2 का मतलब 2 प्रोटॉन ज्यादा है, +3 का मतलब 3 प्रोटॉन ज्यादा है। बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की कमी ही प्रोटॉन की अधिकता को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां भी देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 27 ही होगा, तो 27 AMU। यहां भी क्या हो जाएगा 27 AMU, यहां भी क्या हो जाएगा 27 AMU। मींस बेटा कभी भी चार्ज से स्पीसीज का जो मास होता है वो फ्री होता है, चाहे चार्ज कुछ भी क्यों ना हो। जैसे Cl है या Cl माइनस है, Cl का भी जो एटॉमिक मास होगा वो 35 AMU होगा, और Cl माइनस का भी जो एटॉमिक मास होगा वो 35 AMU होगा, क्योंकि Cl में भी P प्लस N 35 होंगे और Cl माइनस में भी P प्लस N 35 होंगे। और हम जानते हैं कि मास इज इवेलुएटेड ओनली विथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नॉट विद द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1835 टाइम लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये मैंने पीछे भी प्रूफ कर रखा है। उम्मीद करता हूं कि ये जो बेसिक बातें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई होंगी बच्चों। यानी कि यहां से मास ऑफ एनी स्पीसीज दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चार्ज। अब इसका मैं यूज न्यूमेरिकल में कैसे करूंगा ये मैं आपको समझाता हूं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेकर के चलते हैं और आपको थोड़ा लेवल तक ले चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बच्चों इनको समझने की कोशिश करना। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को खूब अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि कम से कम यार 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं कंपटीशन में। जब अभी देखिए 13 तारीख को एग्जाम है नीट का, आप देखना कि नीट के एग्जाम में एटॉमिक स्ट्रक्चर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछता है। बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और काफ़ी ट्रिकी भी है। और ये भी सबसे अच्छी बात है कि केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। हालांकि केमिस्ट्री वाले जो पढ़ाते हैं वो फिजिक्स में काम नहीं आता, बट क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है और मैंने बेटा काफ़ी मेहनत से चीज़ों को सीख रखा है, इसलिए जो मैं पढ़ा दूंगा वो फिजिक्स के लिए भी इनफ ही रहेगा। निश्चिंत रहिएगा, उससे ज़्यादा फिजिक्स में भी आपको बताया नहीं जाएगा। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए। आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। जैसे अगर आपसे कहता है कि कैलकुलेट, सबसे पहले तो बेसिक बातें कर लेता हूँ। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन गिवन स्पीसीज। गिवन स्पीसीज नंबर 1 हमको दिया है O-2, नंबर 2 दिया है Be, नंबर 3 दिया है Be+2, नंबर 4 दिया है फ्लोराइड आयन, और नंबर 5 दिया है मान लिया मैंने सोडियम। चलो इतना बहुत है, या एक और ले लो। चलो नंबर 6 ले लो एल्युमिनियम। अब क्या जान लोगे क्या? चलो नंबर 7 ले लो एरागॉन। ठीक है, आओ देखते हैं। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसलिए इसमें 8 प्रोटॉन होगा और एटॉमिक मास 16 होता है। तो एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 16 AMU। देखो ये P प्लस N, ये 16 हो गया, तो P है 8, तो N कितना हो गया? N भी कितना आ गया बेटा? 16 आ गया। तो अगर इसका एटॉमिक मास 16 AMU होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 आ गया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 आ जाएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीसीज में प्रोटॉन के बराबर होता है। यानी अगर इस पे कोई चार्ज ना होता तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता? 8, लेकिन इसमें 2 चार्ज भी है, यानी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है,
तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा? 10 हो गया। बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इज नथिंग, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। और अगर एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 4 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? 4। मास नंबर 9 होता है, इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 5 हो जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल स्पीसीज में जितने प्रोटॉन बेटा उतने ही इलेक्ट्रॉन। Be+2 4 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, भाई +2 आ गया यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। यहाँ आ जाओ, फ्लोराइड है 9 प्रोटॉन क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, और 10 न्यूट्रॉन क्योंकि मास नंबर 19 होता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे प्यारे बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 9 प्रोटॉन है तो 9 इलेक्ट्रॉन होना था, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है, इस पे -1 है यानी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस का भी है। अब यहाँ आ जाइए, 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन और 13 इलेक्ट्रॉन, 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। इससे प्रूफ होता है कि आपको ज़रूरत है कि कम से कम 1 से लेकर 30 तक के सारे एलिमेंट्स का आप मेमोराइज करेंगे, एटॉमिक नंबर, और साथ साथ आप मेमोराइज करेंगे एटॉमिक मास। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको डोबेराइनर ट्रायड नाम से एक आर्टिकल मिलेगा, जहां पर आपको पूरे 118 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाए ये सिखाया गया है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में दे दूंगा इसको, तो इसको कोशिश करना, ठंडे मन से शांत मन से देख लेना, बहुत ही यूजफुल होगा बेटा आपके लिए। और जो मास नंबर है वो आपको याद रखना पड़ेगा। मास नंबर में मैक्सिमम एटॉमिक नंबर का डबल होता है, बट कुछ केसेस में डिफरेंट भी होता है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि किसी स्पीसीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर ही होगा। बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। बच्चों, इतनी बातों के बाद अब मैं आगे चलता हूँ और अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ जो आपको थोड़ा सही भी लगेगा। जैसे बिल्कुल बेसिक बातें हैं, क्या करें, आप 10th से पास होकर के 11th में आए हैं, इसलिए मुझे बहुत बेसिक से चलना है, क्योंकि बच्चे क्या है काफ़ी टाइम पास किए रहते हैं तो उनका जो कॉन्सेप्चुअल विजन है वो काफ़ी वीक रहता है। तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखना, ये आपके दिमाग को भी खोलेगा। जैसे मान लीजिए कहता है कि सपोज x+3 हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन, देन कैलकुलेट। कह रहा है कि x+3 के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो कैलकुलेट करो। नंबर 1 x+3 और x-3 के पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे। दूसरा कह रहा है x+3 x-3 के पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा। तीसरा हमसे कह रहा है कि x है क्या। फोर्थ पॉइंट में हमसे कह रहा है कि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, और तीसरी बात हमसे कह रहा है x है क्या। और मान लीजिए कि हमसे फोर्थ पॉइंट में कहता है कि डज मास ऑफ x+3 x-3 इज सेम। क्या इनका मास सेम है। तो आओ जरा देखते हैं। बच्चों, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो बताओ x+3 के पास अगर कुल 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जरा देखना x+3 अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो न्यूट्रल x बना देगा कि नहीं बना देगा। बिल्कुल बना देगा, यानी 10+3 यानी x के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 13। और किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज में मेरे प्यारे बच्चों जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ठीक उतने ही प्रोटॉन होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर। यानी कि x जो भी कुछ है उसका एटॉमिक नंबर है 13। और हम जानते हैं कि किसका एटॉमिक नंबर होता है 13,
एल्युमिनियम का होता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ये X जो है वो कुछ और नहीं, वो एल्युमिनियम है। 13 एल्युमिनियम 27। अब जरा देखो, अब X में कितने प्रोटॉन हैं बताओ? 13 प्रोटॉन हैं। तो यहाँ देखो X+3 में इलेक्ट्रॉन 3 भले कम हो गए, लेकिन प्रोटॉन कितने ही होंगे? 13 ही होंगे। X-3 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, लेकिन प्रोटॉन कितने ही होंगे? 13 ही होंगे। तो बेटा अगर हम पहले का बात करें सॉल्यूशन में, तो X+3 X-3 इसमें इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस है, लेकिन तीनों केसेस में प्रोटॉन तो 13 ही होंगे, बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चार्ज एसोसिएटेड विद द स्पीसीज। चार्ज कुछ भी हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं बदलेगा, क्योंकि चार्ज के लिए जो जिम्मेदार है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अंदर आता है और इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है। ठीक इसी तरह से अगर मैं X+3 X-3 में न्यूट्रॉन की बात करूं, तो न्यूट्रॉन विल ऑल्सो कांस्टेंट। तीसरे का जवाब मिल ही गया है। चौथा, डज मास ऑफ X+3 X-3 सेम? यस, क्योंकि दोनों मास होता क्या है? P+N AMU। ये तो कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि चाहे X हो उसमें भी प्रोटॉन कितना होगा? उतना ही होगा, 13। न्यूट्रॉन कितना होगा? 13। X+3 में भी प्रोटॉन कितना होगा? 13। न्यूट्रॉन कितना होगा? 14। X-3 में प्रोटॉन कितना होगा? 13। न्यूट्रॉन कितना होगा? 14। मीन्स इन ऑल केसेस आइदर नेगेटिव चार्ज इज एसोसिएटेड और पॉजिटिव चार्ज इज एसोसिएटेड। बच्चों जो उसमें चेंज होगा वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर चेंज होंगे, प्रोटॉन के नंबर पे कोई चेंज नहीं होगा। ये मैंने पीछे भी आपको बता रखा था। अब आइए कुछ और क्वेश्चंस को हम ध्यान से देखते हैं और समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए कि हमसे कहता है कि सपोज कहता है कि let the mass of proton is doubled and mass of neutron is number 1 halved, number 2 tripled, then calculate number 1 new atomic mass of carbon 12 and number 2 परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। हमको दो बातें निकालनी है, एक तो नया एटॉमिक मास क्या होगा और दूसरा क्या एटॉमिक मास बढ़ा तो कितने परसेंट बढ़ा, क्या एटॉमिक मास घटा तो कितने परसेंट घटा। ये दोनों बातें हमको पता लगानी है। बच्चों अगर हम कार्बन 12 की बात करें तो कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। मींस in carbon 12 6 proton and 6 neutron is associated with the carbon। अब according to the question, तो अगर हम इनिशियल मास की बात करें, C और सफिक्स में I लगा दिया, तो हम जानते हैं कि P+N into AMU हो जाएगा, यानी 6 + 6 AMU, यानी कितना हो गया बेटा? 12 AMU हो गया। अब अगर प्रोटॉन के मास को क्या कर दे रहा है? डबल कर दे रहा है। अगर एक प्रोटॉन का मास डबल हो जाएगा तो बेटा जरा ध्यान से समझना, तो 6 प्रोटॉन का मास एक्चुअल में 12 प्रोटॉन के मास के बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि एक प्रोटॉन का मास कितना हो जा रहा है? 2 गुना हो जा रहा है। तो चाहे बोलूं 6 प्रोटॉन और चाहे बोलूं 12 प्रोटॉन। 12 प्रोटॉन कब? जब एक प्रोटॉन का मास क्या हो रहा है? डबल। और केस 1 में न्यूट्रॉन का मास हाफ कर दिया जा रहा है। जब न्यूट्रॉन का मास आधा कर दिया जाएगा, हाफ, तो ये कितना हो जाएगा? 6 न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन के बराबर हो जाएगा। तो कार्बन का इनिशियल मास तो आया 12 AMU और कार्बन का जो फाइनल मास आ जाएगा वो 12 + 3 यानी 15 AMU आ जाएगा। यानी कि न्यू मास जो हो गया वो कितना हो गया? न्यू एटॉमिक मास या मास, न्यू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, इट इज 15 AMU। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों कि इंक्रीज कितने का हुआ? इंक्रीज
12 से कोई चीज 15 की हो गई तो 3 का इंक्रीज हुआ। अब पहले मास था 12 AMU, इंक्रीज हुआ 3 AMU, तो 1 पे कितना इंक्रीज हुआ 3/12, तो 100 पे कितना इंक्रीज हुआ 3/12 इंटू 100, तो 4 3 12 3 25 मीन्स 25%। इन दिस केस when mass of neutron is halved then increase is mass is how much is 25%। आइए दूसरे केस में भी देख लेते हैं बच्चों। कार्बन का जो प्रोटॉन है वो 6 है और जो न्यूट्रॉन है वो भी 6 है, तो कार्बन का इनिशियल मास हमने देखा 12 AMU। अब जरा देखो, अगर प्रोटॉन के मास को डबल कर देगा, तो अगर प्रोटॉन के मास को बेटा डबल कर दिया तो 6 प्रोटॉन का मास 12 प्रोटॉन के मास के बराबर होगा, और न्यूट्रॉन को ट्रिपल कर दिया तो जरा देखिए 6 न्यूट्रॉन का जो मास होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द मास ऑफ 18 न्यूट्रॉन। सो द फाइनल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विल बी हाउ मच इज 30 AMU। नाउ अब हम अगर निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज तो जरा देखिए, अगर न्यू मास हो गया 30 AMU यानी कि पॉइंट नंबर 1 का आंसर हो गया 30 AMU, इन विच केस व्हेन द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ट्रिपल्ड। अब जरा बताओ इंक्रीज कितने का हुआ, 12 से कोई चीज 30 हो जा रही है, 30 के बराबर हो जा रही है, तो इंक्रीज हुआ बेटा कितने का 18 का इंक्रीज हुआ। अगर 18 का इंक्रीज हुआ तो परसेंटेज इंक्रीज जरा देखो, कोई चीज 12 में 18 का इंक्रीज हुआ तो एक में 18/12, तो 100 में कितना हो गया 18/12 इंटू 100, 4 3 जा 12, 25, 6 और 25 छक्का 150, 150% का इंक्रीज हुआ बेटा। मीन्स व्हेन द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज हाफ्ड देन द परसेंटेज इंक्रीज इज 25%, and when the mass of neutron is tripled then the percentage increase in the mass is nothing but 150%। उम्मीद करता हूं बेटा कि इस लेक्चर में जो भी कुछ मैंने आपको डिलीवर किया आपको समझ में आया होगा। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।